जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। आज है 25 जनवरी 2024 और 25 जनवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के सेशन का आगाज करते हैं पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? तो देखिए यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से चुना गया है। 2022 में भी सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। देखिए अभी आईसीसी टी20 रैंकिंग में बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव अभी सबसे टॉप में चल रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्हें आप स्काई के नाम से जानते हैं। लगातार इन्होंने सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम्स इन्होंने यहां पर जीता है क्या? टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। 2022 में भी इन्होंने इस खिताब को जीता था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। 2023 में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया इन्होंने। 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है और टोटल इन्होंने 733 रन बनाए हैं, 733 रन बनाए हैं। इसके अलावा इन्हें एक और बड़ी उपलब्धि मिली है, जो आईसीसी ने टी20 टीम ऑफ द ईयर चुना है उसमें ये कप्तान बनाए गए हैं। तो ये कैप्टन है सूर्य कुमार यादव, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहां पर टी20 टीम ऑफ द ईयर में रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है और अर्शदीप सिंह को भी शामिल किया गया है टी20 टीम ऑफ द ईयर में। वहीं पे अगर हम महिला कैटेगरी में बात करें तो टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है हेली मैथ्यूज, इन्हें चुना गया है। आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर कप्तान घोषित हुए हैं रोहित शर्मा। आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2023 के कप्तान है रोहित शर्मा। और ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में बहुत सारे भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया। शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी को इसमें शामिल किया गया। अब दोस्तों बात यहाँ पे आईसीसी की आई है, तो आईसीसी से रिलेटेड मैं आपको सारे फैक्ट्स बताने वाला हूं। देखिए आईसीसी की स्थापना कब हुई है? 1909 में आईसीसी की स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं, सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। और पूरी दुनिया में क्रिकेट से रिलेटेड कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराने का काम, जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो आईसीसी करता है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 785 डेज से आपको मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। डेली यहां पर हम क्लास लेते हैं लाइव 6 AM पर, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। इस क्लास की जो सबसे विशेष बात है वो है सबसे कम समय में आपको करंट अफेयर्स मिलता है। हम आपका 1.5 से 2 घंटा बर्बाद नहीं करते, केवल आधे घंटे में आपको प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ल्यूसेंट स्टैटिक जीके भी आपको मिलता है। तो डेली इस क्लास को फॉलो करें, आपको यहां पर खुद नॉलेज में चेंज देखने को मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दोस्तों यहां पे आप स्टडी कर एप्लीकेशन देख रहे हैं। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसके अलावा आपको इसका लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स पर भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहां से आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी आपको ई बुक से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, आप इसे फॉलो कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पर तो इतना तो आपका फर्ज बनता है। दोस्तों यहां पे देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू दिल्ली में कौशल भवन का जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? कौशल भवन इन न्यू दिल्ली हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय होम? तो देखिए जो कौशल भवन है इसका उद्घाटन किया गया है भारत की वर्तमान प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राजनाथ सिंह कौन है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। अश्वनी वैष्णव भारत के वर्तमान रेल मंत्री है। तो यहां पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये कौशल भवन का काम क्या होगा, क्यों इसका उद्घाटन किया गया है? आइए जानते डिटेल से। तो देखिए राष्ट्रपति जी ने 24 जनवरी यानी कल इसका उद्घाटन किया है। कहां पर? न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनके द्वारा इस भवन का
यहाँ पर भवन बनाया गया था और उद्घाटन किसने किया है? कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकता है कि वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप कौन संभाल रहे हैं? तो आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान यहां पर ये शिक्षा मंत्री भी हैं और इसके अलावा उद्यमिता मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के जो मंत्री हैं वो है धर्मेंद्र प्रधान। इसके अलावा शिक्षा मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए इसकी जो आधारशिला है यानी कब से बनाना स्टार्ट किया गया था, 2019 में बनाना स्टार्ट किया गया था। इसे बहुत ही एडवांसमेंट के साथ तैयार किया गया है। ये ऑफिस है और इसका मकसद यही है कि किस प्रकार से जो हमने कौशल भारत मिशन को स्टार्ट किया है, कौशल भारत मिशन का मकसद है हमारे जो युवा हैं उनको स्किलफुल बनाना, ताकि वो अपने लिए कमा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा हो सके और अपने परिवार को आगे ले जा सके। तो कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर इसे कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया जाएगा, ऐसे प्लान्स बनाए जाएंगे ताकि आने वाला जो युवा है और भी स्किल्डफुल हो सके। देखिए हाल ही में बहुत सारे भवन का उद्घाटन किया गया है। मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे पटसन भवन की। तो पटसन भवन का उद्घाटन किया है भारत के पीयूष गोयल जी, जो कि कपड़ा मंत्रालय वर्तमान में संभाल रहे हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। तो 6 जनवरी 2024 को कहां पर? कोलकाता के न्यू टाउन में पटसन भवन का उद्घाटन किया गया। अब दूसरी बात करेंगे संसद भवन की, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया 2023 में। 28 मई को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। विदेश भवन का उद्घाटन मुंबई में हुआ है, ठीक है। तो मुंबई में देश का पहला विदेश भवन का उद्घाटन किया गया है। 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यह है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं उड़ान भवन, इसका उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया गया है। सफदरजंग हवाई अड्डे में इसका उद्घाटन किया गया है उड़ान भवन का। यहां पर आप देख पा रहे हैं तो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इन्होंने जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? अगरतला में इसका उद्घाटन किया 2023 में। यहां पर अमित शाह जी ने जनगणना भवन का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। तो लुटियंस जोन में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है जनगणना भवन का, अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट जो नए बिल्डिंग्स बने हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूरा कलेक्ट किया था ताकि आपका कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट भवन से रिलेटेड प्रश्न आए तो छूटे ना। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? वेयर वॉज सेकेंड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट मिनरल मिनिस्टर्स हेड? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में अभी क्या हुआ है? दूसरा सम्मेलन हुआ है राज्य खनिज मंत्रियों का। भोपाल में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। मुंबई में हाल ही में काला घोड़ा जो महोत्सव है उससे मनाया गया है। न्यू दिल्ली में यहां पर निवेश सम्मेलन आयोजन किया गया था। जयपुर में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किया गया जयपुर में। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय बांध सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अब भोपाल में वापस आते हैं जहां पर राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन आयोजन किया गया है। तो भोपाल में जो जगह है जहां पर इसका यहां पर सम्मेलन किया गया, यह कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम। ये कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम कहां पर है? भोपाल में है। यहां पर दोस्तों राज्य में खनिज मंत्रियों का सेकंड सम्मेलन हुआ है। लगभग 20 राज्य के जो खनिज मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है। और इसकी जो अध्यक्षता की भारत के वर्तमान में कोयला मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, खनन मंत्रालय संभाल रहे हैं, इनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से जो खनन क्षेत्र है, माइनिंग सेक्टर है, उसमें हम रिफॉर्म ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। इसका प्रमुख मकसद है। इसमें मध्य प्रदेश को एक अवार्ड भी मिला है, सबसे पहला पुरस्कार मिला है खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए। यहां पर मध्य प्रदेश को पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए अभी जो दूसरा सम्मेलन हो रहा है भोपाल में हो रहा है, तो आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि पहला सम्मेलन कहां पर हुआ है। तो 2022 में हैदराबाद में पहला सम्मेलन हुआ था सितंबर महीने में, ठीक है। अब यहां पर प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन को डिस्कस करते हैं जो 2024 या 2023 में आयोजित हुए हैं। तो विंग्स इंडिया 2024 का जो सम्मेलन है वो हैदराबाद में हुआ, हाल ही में मैंने आपको बताया था।
राष्ट्रीय युवा सम्मेलन कहां पर हुआ है? 2024 का नासिक में हुआ है। और वर्ल्ड कॉफी सम्मेलन अगर आपसे पूछूं तो कहां पर हुआ? बेंगलुरु में हुआ। अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ? ग्वालियर में आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश जो है भारत के सेंटर में लोकेटेड है, भारत के मध्य में लोकेटेड है। इसे भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, लेपर्ड स्टेट कहा जाता है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इसकी सीमाएं 5 राज्यों को छूती हैं। पहला यूपी है, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड महाराष्ट्र, चौथा गुजरात, पांचवा राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। वर्तमान इसकी कैपिटल भोपाल है। जिलों की संख्या टोटल 55 हो गई है। राज्यपाल है मंगू भाई सी पटेल और यहां पर मुख्यमंत्री हाल ही में मोहन यादव बने हैं। 230 सीटों पर चुनाव हुआ था, 164 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें 29 हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है कहां पे स्थापित हो गया है? दमोह में स्थापित हो गया है। और एमपी में अब टोटल जो टाइगर रिजर्व्स की संख्या है वो 7 हो गई है। यहां पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को भी बढ़ाया गया है, तो 35% तक यहां पर रिजर्वेशन कर दिया गया है। इसके अलावा नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहां पर हुआ था? एमपी में हुआ था, इंदौर में हुआ था। और उसमें सबसे बेस्ट स्मार्ट सिटी का स्थान इंदौर ने जीता है। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है जिसमें इंदौर और सूरत दोनों ने साथ मिलकर के स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप किया है। अभी यहाँ के विधानसभा जो अध्यक्ष बने हैं नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं, जो पहले भारत के कृषि मंत्री थे, अब ये हो गए हैं विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। अब आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही ऊर्जा के साथ पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर आपने बहुत ध्यान सुन लिया तो बहुत सारी जानकारी आपको एक ही लेक्चर में मिल जाती है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक हाल ही में किसे अपॉइंट किया है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमा वजीद। इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमा वजीद जो है दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक, इन्हें अपॉइंट किया गया है। देखिए जागृत कोटेचा की बात करें तो पेप्सिको इंडिया के सीईओ हैं। पेप्सिको इंडिया के सीईओ कौन है? जागृत कोटेचा हैं, पेप्सिको इंडिया के सीईओ हैं। यहां पे शीलवर्धन सिंह की हम बात करें तो यूपीएससी के मेंबर हैं, यूपीएससी के सदस्य हैं। आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स पे उत्तर दीजिए उपल कुंडू को कौन सा पदभार दिया गया है, इसको आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। तो आइए बात करते साइमा वजीद के बारे में। तो आप यहाँ पे साइमा वजीद को देख पा रहे हैं। तो ये किस देश से बिलोंग करती हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। और WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का इन्हें क्षेत्रीय निदेशक के लिए अभी अपॉइंट किया गया है। और ये जो आप जानते हैं शेख हसीना, उनकी बेटी हैं साइमा वजीद। नवंबर 2023 में चुनाव हुआ था इस पद के लिए और इन्होंने इस चुनाव को जीत लिया था। अब इन्हें अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है, मैंने आपको बताया। साइमा वजीद ने ऑटिज्म पर बड़े पैमाने पर कार्य किया है। ऑटिज्म जो बीमारी है, दिमाग से संबंधित विकार जो है उसे ऑटिज्म कहते हैं। दिमाग में जो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है उसे ऑटिज्म कहते हैं। तो उसको सुधारने में बहुत सारा काम किया साइमा वजीद ने। वर्तमान में अगर आपसे पूछूं कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक कौन है, तो भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह है और इनका स्थान ये साइमा वजीद लेने वाली है, ठीक है। WHO के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछूं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस वर्तमान इसके डायरेक्टर हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात कर ले तो भूटान के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं शेरिंग टोब्गे। महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। एक और बड़े पद को इन्होंने संभाला है, आप कमेंट बॉक्स पर उसका भी उत्तर दें। अब मैं हर क्वेश्चन आपसे पूछता रहूंगा ताकि देखूं तो कि आप कितने एक्टिव हैं। नदिया कैल्विनो की हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनी है। रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसका शुभारंभ किसने किया है? हु हैज लॉन्च्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर रिस्पेक्ट कैंपेन। तो देखिए इसे लॉन्च किया जगदीप धनखड़, जो भारत के वर्तमान 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं।
ओम बिरला की हम बात करें तो 17वीं विधानसभा के स्पीकर हैं, 17वीं विधानसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। किरण रिजिजू को एक नया यहां पर पदभार दिया गया है, अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री ये संभाल रहे हैं, अर्थ और साइंस मिनिस्ट्री संभाल रहे। पहले भारत के लॉ मिनिस्टर थे। अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में भारत के लॉ मिनिस्टर हो गए हैं। अब बात करते हैं यहां पर हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की, जिसे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। तो आप यहाँ पे उपराष्ट्रपति जी को देख पा रहे, जगदीप धनखड़। भारत के गणतंत्र, जो भारत की गणतंत्र यानी रिपब्लिक का 75 साल पूरा हो रहा है, और उसी उपलक्ष्य पर इन्होंने न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। और इसी मौके पर इन्होंने एक पुस्तिका लॉन्च की है, इसका नाम है दिशा। ठीक है, तो दिशा उपलब्धि पुस्तिका को भी इन्होंने लॉन्च किया इसी मौके पर। इसका विषय है सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत नव संकल्प और विधि जागृति अभियान, इसका मकसद है। ठीक है, तो इसका मकसद यही है कि जो कानूनी सेवा है उसको एक्सपांड करना, उसके दायरे को बढ़ाना और सब तक न्याय पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हाल ही में बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई, एक बार उससे भी रिवाइज कर लेते हैं। तो अबुआ आवास योजना झारखंड में लॉन्च हुई है, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में लॉन्च हुई है, सबल योजना हिमाचल प्रदेश में, चिराग योजना हरियाणा में, मिशन शक्ति स्कूटर योजना ओडिशा में लॉन्च की गई है। दोस्तों, आज के नॉलेज फैक्ट्री में बहुत सारे जो प्रमुख आयोग होते हैं उससे कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि उस आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई है। आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, लेकिन उसके स्थान पर अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया। वित्त आयोग 1951 में आया। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में हुई है। यूपीएससी की स्थापना 1950 में हुई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में हुई है। नेशनल कमीशन फॉर एससी की स्थापना 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग रेखा शर्मा वर्तमान इसके अध्यक्ष 1992 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में। अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2003 में। और नीति की बात करें तो 1 जनवरी 2015 में। दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे और वही प्रश्न आप सभी के सामने आ गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी की याद पर। 26 जनवरी को कस्टम डे मनाया जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। इसके बारे में हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। तो 25 जनवरी को भारत में नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी और इसी दिन को याद किया जाता है। इसलिए 25 जनवरी को लोगों में वोटिंग को लेकर के, यानी वोटर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2024 की थीम है हर वोट को गिनना, कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे। पहली बार ये दिवस अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया गया, 2011 में मनाया गया। देखिए, चुनाव आयोग का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चुनाव आयोग का काम है भारत में राज्यसभा, लोकसभा, भारत की जितनी भी राज्य की विधानसभा है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इन सब के चुनाव का संचालन करने का काम किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। और चुनाव आयोग से संबंधित जो आर्टिकल है वो 324 से लेकर 329 में बताया गया है। प्रेजेंट में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार, और इनकी हेल्प करने के लिए 2 और व्यक्ति हैं, वो है अनूप चंद्र पांडे, जिन्हें अन्य चुनाव आयुक्तों में शामिल किया जाता है, और अरुण गोयल। तो टोटल 3 मेंबर्स की बॉडी है। देखिए, रिटायरमेंट और कार्यकाल की बात कर ले तो इनका जो एज होता है 65 वर्ष तक रिटायर हो सकते हैं और 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। जो भी पहले पूरा हो जाएगा इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। और इनको जो शपथ दिलाने का काम होता है भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाया जाता है।
प्रेजेंट में 6 नेशनल पार्टियां, ये भी पूछा जाता है, पहले 9 नेशनल पार्टी थी, 2023 में बहुत बड़ा अपडेट हुआ और केवल अब 6 नेशनल पार्टियां बची हैं। बीजेपी दूसरी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की नई एंट्री होती है, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो 6 नेशनल पार्टियां आप याद रखिएगा। दोस्तों 24 जनवरी को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और इसकी थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना। और शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत 2019 में हुई है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पर। अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट हैज बीन हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? तो देखिए जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है वो इंडिया, फ्रांस और यूएई, तो इन तीनों देशों के बीच में डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया, इंडिया, फ्रांस और यूएई। तो भारत की जो वायुसेना है, फ्रांस की जो वायुसेना है और संयुक्त अरब अमीरात की जो वायुसेना है, इन तीनों ने मिलकर के इस अभ्यास को किया है। इस अभ्यास का नाम है डेजर्ट नाइट। देखिए फ्रांस की तरफ से जो लड़ाकू विमान है राफेल, उसने यहां पर हिस्सा लिया है और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को भी यहां पे शामिल किया गया है। वहीं पे अब यूएई की तरफ से F-16 यहां पे शामिल हुआ है। भारत वायुसेना की तरफ से Su-30, MKI, MiG-29, जैगुआर, MWACS C-130J ये अभ्यास में शामिल हुआ है। मैं आपको ये सारे नाम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा जो विमान है या कौन सा एयरक्राफ्ट फाइटर है वो किस देश को बिलोंग करता है, आपको इतनी समझ यहां पर हो जाए। ठीक है, अभी देखिए यहां पर एक और बात याद रखिएगा, ये जो अभ्यास है ये 23 जनवरी 2024 को अरब सागर में आयोजित किया गया है, अरेबियन सी में इसका आयोजन किया गया है। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसे हम बोलते हैं अभ्यास चक्रवात, एक्सरसाइज साइक्लोन बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो उठता है कि एक्सरसाइज साइक्लोन किसके बीच में होता है? तो इंडिया और इजिप्ट के बीच में, इंडिया और मिस्र के बीच में अभ्यास साइक्लोन का आयोजन होता है। तो कहां पर हुआ है? तो 22 जनवरी को मिस्र के अंसास में शुरू हुआ है। कहां पर? मिस्र के अंसास में शुरू हुआ है और ये जो अभ्यास है 1 फरवरी तक चलेगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विच एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन? तो दोस्तों यहां पर जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ताकि अलग अलग भाषा में स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, तो ये है अनुवादिनी एप्लीकेशन। क्या नाम है इसका? अनुवादिनी एप्लीकेशन इसका नाम है। राजमार्ग यात्रा जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका मकसद है आपको नेशनल हाईवे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। पाट मित्र एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है जूट किसानों के लिए। मनी टू इंडिया एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था आईसीआईसीआई कैनेडा बैंक ने इसे लॉन्च किया है ताकि बिना अकाउंट ओपन किए हुए आप जो है किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आईसीआईसीआई कैनेडा बैंक ने यहां पे लॉन्च किया है। अब अनुवादिनी एप्लीकेशन के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों एजुकेशन में, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में यह काम किया गया है ताकि भाषा शिक्षा में कोई बैरियर ना बने। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का कोई भी जो छात्र है वो अपने उस रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकता है, इसका मकसद है। तो केंद्र सरकार ने एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म अनुवादिनी ऐप को यहां पे लॉन्च किया है। तो इस पहल के तहत क्या होगा, जितने भी स्कूल्स हैं और हायर एजुकेशन है उसमें जितना भी सिलेबस होगा उसका जो भी आपको अध्ययन सामग्री है, तो 8th शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, तो 22 भाषा में आपको डिजिटल रूप में पूरी सामग्री आपको मिल जाएगी अनुवादिनी ऐप में। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आइए डिस्कस करते हैं। तो साथी पोर्टल ऐप को कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है। आयकर विभाग ने AIS ऐप को लॉन्च किया है। कॉल बिफोर यू डिग, तो अवैध उत्खनन को रोकने के लिए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कॉल बिफोर डिग ऐप को लॉन्च किया है। अब प्रहरी ऐप IIT दिल्ली ने लॉन्च किया है। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, भारत की किस फिल्म को 96th ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? ठीक है, अभी ये पुरस्कार की घोषणा होगी तब मैं आपको ऑस्कर से संबंधित वीडियो दूंगा, करंट अफेयर्स बताऊंगा। तो यहाँ पे 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड में भारत की फिल्म पहुंची है, ये है टू किल अ टाइगर। क्या नाम इसका? टू किल अ टाइगर 96th ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट की गई है।
तो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू फिल्म टाइगर को यहां पर ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन किया है निशा पाहुजा ने इसका डायरेक्शन किया है और ये 10 मार्च को लॉस एंजलिस यूएसए के द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा होती है। डॉल्बी थिएटर में यहां पर ऑस्कर पुरस्कार की घोषणा की जाएगी, तब मैं आपको विजेताओं की सूची बता दूंगा। ऑस्कर अवार्ड जो 95 नंबर का हुआ था पिछले वर्ष, उसके विनर्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे बेस्ट फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सबसे बेस्ट एक्ट्रेस थी मिशेल यो। सबसे बेस्ट अभिनेता थे ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग था नाटू नाटू भारत का। और बेस्ट जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, जो 41 मिनट्स की फिल्म थी, द एलिफेंट विस्परर्स को मिला था। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 16 मई को हुई है। अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, 2026 में कौन सा शहर है जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फ्रॉम 2026? तो देखिए, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है मैड्रिड में, स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। 2026 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी मैड्रिड करने वाला है। ठीक है, तो 2026 से शुरू होने वाला जो स्पेनिश फॉर्मूला 1 है, इसके लिए नया मेजबान शहर घोषित कर दिया है, वो है मैड्रिड है। तो मैड्रिड 2026 से लेकर 2035 तक 10 साल के लिए फॉर्मूला 1 के लिए नया सर्किट तैयार भी कर रहा है। तो स्पेन की लोकेशन देख लेते हैं, स्पेन कहां पर है? तो ये यूरोपियन कंट्री, आप यहां पर रेड मार्क में स्पेन देख रहे हैं, इसके जस्ट बगल में आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन हो गई स्पेन की। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। फेलिप सिक्स्थ यहाँ के सम्राट है, प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। तो आप यहां पर अगर देखें तो बगल में आपको पुर्तगाल देखने को मिलेगा, इसके जस्ट बगल में फ्रांस है। और स्पेन के ऊपर देखें तो बे ऑफ बिस्के है, पूछा जाता है। आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि पूछा जाता है। और ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर देखिए भूमध्य सागर है स्पेन के नीचे। दोस्तों यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बारी है दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल आर सेशन की, जहां पर हम पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, ताकि आपको लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स पूरे क्लास में याद रहें। ऐसा ना हो कि आप आगे आगे पढ़े पीछे का भूलता जाए। तो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स पर उत्तर दीजिए। तो भारत ने इसे जीता, इंडिया ने जीता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले किस राज्य में पाए गए हैं? तो कैंसर के मामले यूपी में सबसे ज्यादा पाए गए हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता है? तो पहला जो कैनेडियन ओपन जीता है जेनेनिक सिनर ने जीता है। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो महाराष्ट्र राज्य में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की गई। वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसे स्पेन ने जीता है। किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो खेलो इंडिया महिला लीग हो गया है अस्मिता महिला लीग हो गया है। किस राज्य में नाश्ता योजना को एक्सटेंड किया गया, विस्तारित किया गया? तो तमिलनाडु में नाश्ता योजना को विस्तारित किया गया। यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन कहां किया गया? तो सऊदी अरब में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन किया गया। सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। ऐसी एक स्कीम है त्रिपुरा में चल रही है, इसका नाम है लर्न विथ अर्न। पिंक वॉलवर्म पंजाब में किसकी खेती को नुकसान पहुंचा रहा है? पिंक वॉलवर्म इज हार्मिंग इन पंजाब। तो ये किसको? यहाँ पे कपास को ये हार्म कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 24 जनवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे दोस्तों। कल जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसका यहाँ पर मैं आप लोगों का रिवीजन कराने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चंस के लिए। भारत रत्न 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है, जो कि यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये उद्घाटन गांधीनगर में किया है। कहां पर? गांधीनगर में किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्टार्ट की है। इसके तहत 1 करोड़ घरों में यहाँ पर रूफटॉप
यानी सोलर पैनल्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। भारत किर्गिस्तान के बीच में 11वां खंजर अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्टार्ट किया गया। यूपी गौरव सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार कैसे मिला है? शुभमन गिल को इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है। वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार कौन सा है? तो भारत चौथा बड़ा इक्विटी बाजार है, पहले नंबर पे अमेरिका है। भारत ने किस देश से घुसपैठ को रोकने के लिए फ्री मूवमेंट बंद कर दिया है? तो म्यांमार से घुसपैठ को रोकने के लिए दोस्तों भारत ने यहां पर फ्री मूवमेंट को बंद कर दिया है। अब दोस्तों ल्यूसेंट जीके एमसीक्यू की बारी आ गई है, जहां पर हम ल्यूसेंट के इंपॉर्टेंट जीके को कवर करते हैं ताकि आपका जीके भी बढ़ता रहे, जीके भी बूस्ट होता रहे। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी ग्रासलैंड होता है उसे प्रेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम प्रेयरीज बोलते हैं, और कनाडा भी यहीं पर आता है, तो प्रेयरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के जो घास मैदान होते हैं उससे बोलते हैं डाउन। आप कैसे याद रखो? देखो आप पूरा वर्ल्ड मैप देखो तो ऑस्ट्रेलिया सबसे डाउन में है, सबसे नीचे है, डाउन में है ऑस्ट्रेलिया, तो आप डाउन से याद रखना। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थल को पंपास कहते हैं। क्या बोलते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर दक्षिण अमेरिका लिखा हुआ है, तो दक्षिण अमेरिका से थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा रिलेट करना। दक्ष मतलब होता है निपुण, तो पंपास में पंप लगा हुआ है, तो आप ऐसे याद रखना कि जो दक्ष होगा वही पंप चला पाएगा, है ना। पंप समझ पा रहे हैं ना, जिससे पानी भरते हैं। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाला शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहते हैं? तो इससे वेल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेल्ड बोलते हैं। तो अफ्रीका, तो फ्री का कोई बेल्डिंग नहीं करता भाई, फ्री का कोई भी बेल्डिंग नहीं करता, सब पैसे लेते हैं। तो फ्री का कोई बेल्डिंग नहीं कराते, लोहे को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास मैदान को क्या कहते हैं? तो इससे क्या बोलते हैं? प्रियरी बोलते हैं। देखो उत्तरी लिखा है, उत्तरी और प्रियरी दोनों का साउंड एक जैसा हो रहा है, ऐसे याद रखना। कुछ ऐसे निमोनिक्स बना सकते हो जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। दोस्तों 25 जनवरी का करंट अफेयर्स तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब बारी है 25 जनवरी के करंट अफेयर्स के टेस्ट लेने की। तो आइए देखते हैं आप 10 में से कितना स्कोर करते हैं, ये पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से लेक्चर को सुना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है, 1909 में स्थापित हुआ। जनगणना भवन का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये कहां पर किया गया? न्यू दिल्ली में, अमित शाह जी ने किया। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां हुआ? हैदराबाद में हुआ। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, योगश्री योजना वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई, जिसके तहत एसटीएससी को फ्री में कोचिंग्स दी जाएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई है। अभ्यास चक्रवात का पहला संस्करण कब हुआ था? 2023 में अभ्यास चक्रवात का पहला संस्करण हुआ था। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई है? 1929 में हुई है। मैड्रिड किस देश की कैपिटल है? स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। संगीत की नगरी का खिताब किसे दिया गया है? तो ग्वालियर को संगीत की नगरी का खिताब दिया गया है। आज का सवाल है दोस्तों आप लोगों के लिए, आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको यहां पर बताना है भारतीय निर्वाचन आयोग के वर्तमान में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनका नाम क्या है। इनके साथ साथ 2 अन्य आयुक्त हैं, उनका भी नाम आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। दोस्तों ईयरली ई बुक यहाँ पे लॉन्च हो गई है, जनवरी से लेके दिसंबर की पूरे साल की ई बुक है, जो कि हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। अभी 6 मंथ्स की भी हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे, जो कि स्टडी कर एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी, और इस क्लास की भी पीडीएफ मिलेगी। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल को ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलता रहेगा। और हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना।
दोस्तों पढ़ते रहना, लगे रहना, अपने ऊपर विश्वास करना, क्योंकि सफलता का केवल एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, डटे रहो, लगे रहो। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।